एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। देखो, मान के चलते हैं कि हमारे पास में जब रिएक्शन कोई भी चलती है तो उस दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वो जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कब कन्वर्ट होगा, जब जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ में टक्कर मारेंगे, यानी कोलाइड करेंगे, तभी जाके वो क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर बनता है। तो जो रिएक्शन चल रही है उसके अंदर ये जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी क्या हो रही हैं, कोलिजन्स हो रही होंगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जो सारे के सारे जो रिएक्टेंट है आपस में जो कोलिजन कर रहे हैं वो सारे के सारे अफेक्टिव कोलिजन करें। यानी आपने देखा होगा कि जैसे मैं मान के चलूं कि मैंने 100 पार्टिकल रिएक्टेंट के डाले हैं तो क्या पता प्रोडक्ट के केवल 70 पार्टिकल निकले या फिर 80 पार्टिकल निकले। तो इसका मतलब ये है कि केवल 80 पार्टिकल ने ही क्या किया है, आपस में अफेक्टिव कोलिजन किया है, जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। और बचे हुए जो 20 जो पार्टिकल बचे हैं रिएक्टेंट के, उन्होंने अफेक्टिव कोलिजन शो नहीं किया है। तो इसी से रिलेटेड ये जो कोलिजन थ्योरी है ये कहती है कि रिएक्शन के अंदर लार्ज नंबर में कोलिजन होते हैं और उनमें कुछ एक अफेक्टिव कोलिजन होते हैं जो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी थ्योरी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट पार्टिकल्स, जो रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड टुगेदर, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हैं। ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, क्या करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स अकर इन रिएक्शन मिक्सचर, कहता है कि कोई भी जो रिएक्शन चलती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में कोलिजन्स यानी टकराव होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, जो कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर इन यूनिट वॉल्यूम, और एक ही वॉल्यूम के अंदर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कहता है जैसे मैं मान के चलूं मेरे पास में एक बीकर है, बीकर का जो वॉल्यूम है वो मैं मान लेता हूं कि एक वॉल्यूम है। ठीक है, और इसके अंदर एक सेकंड के अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिकल हैं वो आपस में कितनी बार कोलाइड करते हैं। दोबारा सुनो कि एक वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं, वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और अफेक्टिव कोलिजन के लिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बात कह रहा है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 10 की पावर 25 के जितनी। ठीक है, बट ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, लेकिन फिर भी हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं होता है, यानी हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में इसका जवाब देता है कि द कोलिजन्स विच ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, कि वो कोलिजन जिसके द्वारा ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा उस कोलिजन को कहा जाता है अफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर वो कहता है कि ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन इज अफेक्टिव, कहता है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर लार्ज नंबर में कोलिजन हो रहे हैं, लेकिन उस दौरान उन लार्ज कोलिजन्स के अंदर कुछ थोड़े ही ऐसे कोलिजन्स होंगे जो कि अफेक्टिव होंगे। और इसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया गया है जो कि बोल्ट्जमान ने दिया था, बोल्ट्जमान फैक्टर करके, कि इतने जो फ्रैक्शन होंगे e की पावर -EA अपॉन में RT, इतने जो फ्रैक्शन होंगे उतने ही कोलिजन क्या होंगे, अफेक्टिव होंगे। यहाँ पे EA क्या है, EA है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के अंदर होनी ही चाहिए। ठीक है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, R होता है गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताते हैं कि जो अफेक्टिव कोलिजन हो रहा है वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है। देखो, अफेक्टिव कोलिजन केवल 2 ही बातों पे डिपेंड करता है। एक तो जो टकराव होना चाहिए, जो रिएक्टेंट पार्टिकल का जो टकराव होना चाहिए वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर ऐसे टकराएंगे तो कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, देखो केवल ये वाली उंगली टकरा रही है ना, तो इसे हम अफेक्टिव कोलिजन नहीं कह सकते। अफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, जब हर एक पार्टिकल आपस में टकराएगा। तो अगर इस तरीके से हम कोलाइड करवाएं तो हर एक पार्टिकल टकरा रहा है, और इस तरीके से कोलाइड करवा रहे हैं
हैं तो हर एक पार्टिकल नहीं टकरा रहा है। तो ऐसे कॉलिजन को हम कहते हैं अफेक्टिव कॉलिजन, जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, मॉलिक्यूल आपस में अच्छे से टकरा पाते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर वो कहता है कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल हैं उनके पास में एक थ्रेशोल्ड टाइप की एनर्जी होनी चाहिए। ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करती है, यानी रिएक्टेंट पार्टिकल के पास में इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी का नाम दे रहे हैं, कि इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी कॉलिजन, चाहे वो कोई भी कॉलिजन हो, विल बी अफेक्टिव, वो अफेक्टिव होगा इफ इट प्रोवाइड, अगर ये क्या प्रोवाइड करता है। पहला तो कहता है कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग, कि कोलाइडिंग का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन से हमारा क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो, जैसे मान लेते हैं हमारी कोई रिएक्शन चल रही है H2 प्लस में I2, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन और आयोडीन, ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो इनके पास में ये है कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये रिएक्ट कर जाए आयोडीन के साथ में, ये हमने आयोडीन बना दिया। तो ये जो कोलाइड करेगा ये इस तरीके से करेगा, यानी हेड टू हेड कोलाइड करने लग जाए। तो एक तो कोलिजन ये हो सकता है, और दूसरा कोलिजन किस तरीके से हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, देखो ये हमने हाइड्रोजन बना लिया और ये हमने आयोडीन बना लिया, इस तरीके से ये आयोडीन बना लिया। दूसरा कोलिजन इनका ये हो सकता है, साइडवेज कोलाइडिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो कोलिजन है वो क्या है, अफेक्टिव है एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाला कोलिजन ज़्यादा अफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये वाला कोलिजन क्या होगा, ज़्यादा अफेक्टिव होगा। तो यही बात कह रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कोलाइडिंग के दौरान। सेकंड पॉइंट में कह रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए कि वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये था हमारा टॉपिक कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। और एक बात और हम बता दें कि रिएक्शन जो यील्ड होती है, यानी रिएक्शन जो चल रही होती है, उसमें रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो कब ज़्यादा आएगी, प्रोडक्ट की यील्ड तभी ज़्यादा आएगी ना जब ये वाला जो ओरिएंटेशन है वो ठीक होगा। तो यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि रिएक्शन यील्ड लोअर्स डाउन, रिएक्शन की जो यील्ड है यानी जो उत्पाद हमें मिलता है, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो कम हो जाता है इफ ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन इज नॉट प्रॉपर, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती है। तो ये था हमारा टॉपिक कोलिजन थ्योरी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो जैसे इसके दो वर्ड आ रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी स्टेट होती है जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है, ठीक है। और इस दौरान क्या होता है, रिएक्शन के यानी रिएक्टेंट के जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो तो टूटते हैं और प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनने शुरू होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हम कहेंगे एन इमेजिनरी स्टेट। ये क्या होती है, एक इमेजिनरी स्टेट होती है जो कि हम मान के चलते हैं कि ऐसा बनता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इन विच, जिसके दौरान क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी यहां पे लिख लेना बॉन्ड भाई, ठीक है, ओल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, जहां पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ में, इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट, उसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। फिर कहता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट, इसकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है। जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन से समझते हैं, देखो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है। तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट के पास में खुद से भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। और ये रिएक्शन चलने के लिए यानी प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो EA है इसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो रिएक्शन चल रही होती है, ये यहाँ पे क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोडक्ट बनाती है। तो इसके बीच में जो ये स्टेट बनती है, देखो ये वाली जो हमने स्टेट बना रखी है, ये एक इमेजिनरी स्टेट होती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। और इसकी जो एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस में एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये टोटल अमाउंट होती है एनर्जी की जो कि जरूरत पड़ती है रिएक्शन के अंदर क्या करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब बात आ जाती है कि ये जो इंटरनल एनर्जी का हमारे यहाँ पे जिक्र हुआ है वो क्या होती है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है।
तो देखो इंटरनल एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में पहले से ही मौजूद थी, उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के पास में जो पहले से ही एनर्जी मौजूद थी उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। और ये रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि जो रिएक्टेंट है उसके आधार पे उसकी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर, कि ये रिएक्टेंट और टेम्परेचर के नेचर पे डिपेंड करती रहती है। सेकेंड है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है? ये देखो अभी बताया कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, और वो होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखी है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की, कि द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को बाहर से चाहिए होती है, रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में पहले से जो एनर्जी मौजूद थी उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी है, यानी ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, किसके पास में होती है? ये होती है इस ट्रांजिशन स्टेट के पास में, क्योंकि इसके पास में तो क्या थी? रिएक्टेंट के पास में इंटरनल एनर्जी थी, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी थी। तो इन टोटल मिलने के दौरान ये क्या बनाती है? ट्रांजिशन स्टेट बनाती है। तो इसके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, यानी टोटल अमाउंट में एनर्जी होती है, जिसके पास में एक कैपेसिटी होती है कि अब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। तो ये है आपकी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं हमारे पास में ये है, एक ग्राफ बना लेते हैं, इसकी तरफ ऊपर की तरफ हम एनर्जी रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस तरफ हम रिएक्शन प्रोग्रेस बता देते हैं कि रिएक्शन कैसे चल रही है, रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। तो ये इधर से इधर की तरफ बनेगा तो इसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? देखो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, इतनी तो इसको चाहिए होगी, प्लस में इसके पास में इतनी एनर्जी पहले से ही थी, इतनी एनर्जी देखो ये वाली जो एनर्जी है ये पहले से ही थी, और इधर वाली जो एनर्जी है ये है एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इतनी अमाउंट जो एनर्जी उसे चाहिए है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, और इतनी एनर्जी इसके पास में पहले से ही होती है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी का नाम दे रहे हैं। तो हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक्स जिसमें हमने आज कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो से रिगार्डिंग या लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।